Let's start with the section D. Kirti thinks that substitution reaction occurs in saturated hydrocarbon, and on contrary, Rishi thinks it occurs in unsaturated hydrocarbon. देखो substitution reaction जो है it takes place in the saturated hydrocarbon. तो जो कीर्ति है उसका जो थॉट है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग लिख सकते हैं कि कीर्ति का जो थॉट है दैट इज करेक्ट, ओके। अब इसका रीजन देना है, जस्टिफाई अ वैलिड रीजन, थिंकिंग द आंसर। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिंगल बॉन्ड्स वाले देने वाले हैं, एग्जाम्पल मीथेन है CH4। अब ये क्लोरीन से अगर रिएक्ट करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो करेगा तो एक H की जगह पे एक Cl आ जाएगा। सो कार्बन हैज हाइड्रोजन और यहाँ पर एक क्लोरीन आ जाएगा और यहाँ से H बाहर निकल के Cl के साथ क्या बना देगा, HCl। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करेंगे, फाइन। नेक्स्ट है मीथेन एंड प्रोपेन एंड देयर आइसोमर्स आर यूज्ड एज फ्यूल। उसका रीजन देना है। अब ये जो है हाइड्रोकार्बन है, मीथेन है, प्रोपेन है, ये सब हाइड्रोकार्बन है और ये सब एज अ फ्यूल हम लोग यूज करते हैं और ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं ऑन कंबशन। जैसे एग्जांपल है मीथेन है CH4 प्लस O2 फॉर्म CO2 प्लस H2O प्लस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन जो है इट रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसलिए इसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन नॉट स्ट्रक्चर ऑफ द लोअर होमोलॉग ऑफ प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन से जो लोअर होमोलॉग है, लोअर मेंबर कौन है, मीथेन। तो मीथेन का इलेक्ट्रॉन नॉट स्ट्रक्चर बनाना है। इसका मेन स्ट्रक्चर ऐसा होगा CH4, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन और बनाना है, सो बहुत सिंपल सा है। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, सो 1 2 3 एंड 4। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ठीक है। तो आप यहाँ पर सर्कल बना लेंगे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आ गया। सो ये हो गया कार्बन के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर वेल्डिंग। देखो ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है वेल्डिंग पर्पस के लिए बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है, ठीक है। सो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाई मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। सो इथाइन ऑक्सीजन जो है जब उसको आप हीट करोगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी is released या is produced, ठीक है। तो अगर आप एयर और इथाइन का मिक्सचर यूज करोगे तो क्या होगा, एयर और इथाइन का जब मिक्सचर आप यूज करोगे तो उसमें इनसफिशिएंट बर्निंग होगी, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो यहाँ लिखा है कि वेल्डिंग के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है और इतना वो हॉट इनफ नहीं है, तो वेल्डिंग जो है बराबर से नहीं होने वाली है। यहाँ पर एक और एक क्वेश्चन पूछा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज बताओ। होमोलॉगस सीरीज जो भी होंगे उनके जनरल फॉर्मूलाज क्या होने वाले हैं, सेम। उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। सक्सेसिव मेंबर डिफर्स बाय 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, ठीक है। और 14 के मास से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफर करेगा। देन यू हैव नेक्स्ट A and B आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें जो A है दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और B जो है इट इज लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनिक एसिड। अब लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनिक एसिड मतलब ये कौन सा है, दिस इज द डिटर्जेंट, लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनिक एसिड। और डिटर्जेंट जो है आप हार्ड वाटर में प्रिफर कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है कि इनमें से कौन सा आप यूज करोगे, ग्राउंड वाटर जो है हैंडपम्प के वाटर के लिए। तो यहाँ पर आप डिटर्जेंट जो लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनिक एसिड यूज करोगे बिकॉज डिटर्जेंट के जो पंप वाटर के अंदर कैल्शियम आयंस होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो है वो टोटली इजीली रिएक्ट कर जाएंगे हार्ड वाटर से और वो सोल्यूबल रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा बताया कि अगर हार्ड वाटर आप यूज कर रहे हो और उसमें हार्ड वाटर में सोप अगर आप यूज करोगे तो मिसल फॉर्मेशन जो है वो नहीं होने वाला है। सो फॉर दैट रीजन आपको डिटर्जेंट यूज करना पड़ेगा तो प्रॉपर मिसल फॉर्मेशन होगा, फाइन।
नेक्स्ट है elaborate on the process of cleansing action, illustrate the missile with the help of a diagram. तो cleansing action of soap के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है. So soap molecule के अंदर there is a hydrocarbon chain and a ionic part, जिसमें hydrocarbon chain it attracts what dirt and ionic part जो है it attracts what water. water को attract करेगा. मिसल फॉर्मेशन के अंदर देखो क्या हो रहा है. मिसल फॉर्मेशन के अंदर ये जो ग्रीस है या डर्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट उसके आसपास जमा हो जाएगा. सो व्हाट इज मिसल फॉर्मेशन? इट इज एग्रीगेशन ऑफ सोप मॉलिक्यूल इन सोप सॉल्यूशन टू रिमूव डर्ट. उसको हम लोग मिसल फॉर्मेशन बोलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट दिया राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोप फ्रॉम द ईस्टर. ईस्टर से बनाना है. आप देखो ईस्टर का सिंपल फॉर्मूला ये रहा. ईस्टर दिया फॉर्मूला. सो वी हैव CH3 COO CH3. ये ईस्टर हो गया. अब यहाँ पर हम बेस से रिएक्शन करेंगे NaOH से. CH3 COO माइनस और ये हो गया प्लस. ये हो गया अपना Na प्लस और OH क्या हो गया माइनस. तो यहाँ पर जब रिएक्शन होगा तो CH3 COO Na प्लस यहाँ पर CH3OH के साथ यहाँ पर एक अल्कोहल बन जाएगा. फाइन. तो दिस इज द सोप फॉर्मेशन. यहाँ पर ये सोप फॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्व हो गया. नेक्स्ट 35th क्वेश्चन दिया है. बनाना का कुछ डायग्राम दिया हुआ है. गिव द नेम एंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज शोन इन द अबव फिगर. तो इसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलेंगे. ग्रोइंग ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम द पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट. ये मेथड्स के एडवांटेजेस बताने हैं आपको. क्या एडवांटेज रहने वाले हैं? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में फ्रूट्स और फ्लावर्स ग्रोज फास्टर देन एक्चुअली दे आर. ठीक है. जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट जो है वो ग्रो होंगे. मोर क्रॉप्स कैन बी ग्रो एट द सेम टाइम. तो ये सारे एडवांटेज हो गए. The above plant produces male flowers. Explain how this plant be involved in the process of pollination. Pollination का मतलब क्या होता है? Transfer of pollen grain from anther of one flower to stigma of another flower. तो यहाँ pollen grains कैसे ट्रांसफर होंगे? क्रॉस पॉलिनेशन से. पोलन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाएगा. फाइन. Why is the offspring of banana plant not absolutely identical to the parent? तो ऑफस्प्रिंग जो है पूरे के पूरे आइडेंटिकल क्यों नहीं है? तो यहाँ पर रीज़न ये है कि भाई नए जनरेशन बनने के लिए DNA प्रोड्यूस करना है और DNA कॉपिंग होगा. DNA कॉपिंग होगा तो उसमें क्या होने वाला है? कुछ ना कुछ वेरिएशंस होंगे. सो माइनर वेरिएशंस भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अवेलेबल है. नेक्स्ट कुछ डायग्राम दिया हुआ है. मदर बॉडी से न्यूट्रिशन जो है वो चाइल्ड को जा रहा है. एम्ब्रियो इज गेटिंग द न्यूट्रिशन. नेम टू सब्सटेंस दैट मूव्स थ्रू द ब्लड वेसल्स. कौन से दो सब्सटेंस? बहुत सारे हैं वैसे. हम सिंपल है. ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है. ठीक है. तो ये CO2 का एक्सचेंज होता है. बहुत सारी चीजें जो है इसके थ्रू ट्रांसफर करेंगे. If the placenta is less villi, how it will affect the baby's growth? विली अगर नहीं है तो न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज जो है वो स्लो होगा और जो रिजल्ट होने वाला है स्लो ग्रोथ ऑफ द बेबी होने वाला है. राइट. नेम द रीजन वेयर द एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड द फीमेल बॉडी. तो दैट इज द यूटेरस. एक्सप्लेन हाउ द रीजन इज अडेप्टेड. वहाँ पर क्या एक्चुअली प्रेजेंट होता है? थिक लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स होती है वहाँ पर. तो वहाँ पर न्यूट्रिशन जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो को मिलेगा. It goes to the fetus. Some of the fetal cell falls off into the amniotic fluid and can be collected by careful procedure. The cells were screened and found that it has XY chromosomes. XY chromosomes किसके होते हैं? It is for male chromosomes. How is the prenatal sex determination misused? तो यहाँ पर अगर गर्ल चाइल्ड होगी so it undergoes abortion, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीमेल फिटिसाइड्स. गर्ल्स को है जो बर्थ से पहले किल कर देना. Then you have next question. This is the interesting question. Circuit diagram is given and the potential difference you have to find across R2. ठीक है. ये R2 है, ये R2 है, ये R1 है. पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको. V का वैल्यू निकालना है. देखो ये जो पहला वाला है और ये वाला है दोनों एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्शन है. तो जो इसका वोल्टेज होगा
जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर अप्लाई करें। सो V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, फाइन। तो इसका वोल्टेज जो इसका ये वोल्टेज होगा, तो V इक्वल्स टू 1.5 इंटू 4, 15 4 या 60, तो ये कितना वोल्ट्स आ जाएगा, 6 वोल्ट्स। तो इसका भी 6 वोल्ट्स हो गया, तो इसका भी 6 वोल्ट्स हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने वाला है, 6 वोल्ट्स। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2, ठीक है, तो ये R2 की वैल्यू निकालनी है आपको। देखो यहाँ से 2 एम्पियर का करंट जो है फुल ऑन सर्किट में फ्लो हो रहा है, उसमें से 1.5 एम्पियर ऊपर जाएगा तो नीचे कितना जाएगा, 0.5 एम्पियर्स। ठीक है, तो इससे हम रेजिस्टेंस, इससे जो हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, ये हम R2 फाइंड कर रहे हैं, R इक्वल्स टू V अपॉन आई, तो वोल्टेज तो सेम ही रहेगा 6 और करंट क्या रहेगा 0.5। इसको आप सॉल्व करोगे तो 60 अपॉन 5, तो 5 1 जा 5 12 जा, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना हो गया, 12 ओम्स। 12 ओम्स जो है इसका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर वोल्टेज निकाल लेते हैं, तो V इक्वल्स टू आई इंटू आर, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। वोल्टेज कितना है 12, करंट कितना फ्लो हो रहा है 2, तो 2 1 जा 2 6 जा, ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 ओम्स। अब हम सीरीज वाला जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज इज व्हाट, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको आप R1 ले लो, ये अपना R1 है, ये ओवरऑल मिलाकर इसको R2 सपोज करो, ठीक है, और ये ले लो आप R3, राइट। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस आपको पता है, या आपने फाइंड किया हो कितना है 6। R1 तो आपको पता नहीं है, यू हैव टू फाइंड इट। R2 मतलब इन दोनों को आप पैरेलल में फाइंड करोगे, इन दोनों को, तो यहाँ 4 है और यहाँ 12 है। ठीक है, तो 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 12, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, 12 LCM आने वाला है, तो 4 तो इतना 3 जा, ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा 4 अपॉन 12, 4 1 जा 4 3 जा, रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 ओम्स। ओवरऑल मैं बता रहा हूँ ये दोनों का, ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो 3 आ जाएगा, 3, और R3 यहाँ पर 2 दिया हुआ है, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, तो R1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1, 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1।